हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी लोग? आज है 5 फरवरी 2024। सुबह का 8 बज रहा है। आई होप सभी लोग पूरे इनर्जेटिक वे में इस लेक्चर को सुनने वाले हैं। आज का न्यूज़ जो है वो सारे थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि कवर करेंगे हम लोग। और मंडे का जो दिन होता है वो हाईली इनर्जेटिक होता है। हो आप सभी लोग पूरी तरह से फ्रेश मूड से ये क्लासेस को कवर कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यूसीसी पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, और ये बेसिकली कहाँ पे लागू किया गया, ये बेसिकली आप यहाँ पे पहचान पा रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड, ये जो है बेसिकली ही इज़ द करंट सीएम ऑफ उत्तराखंड। क्या नाम है जल्दी बताइए, जल्दी क्या नाम है इनका? तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट बिल को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सिविल मतलब जन, पर्सन, लोग, जनता, और कोड कोड मतलब रूल। तो यहाँ पे एक बिल जो है वह यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और ये यहाँ पे जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ये बैठक में यूसीसी रिपोर्ट को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो मंजूरी कहाँ पे मिली है? सीएम पुष्कर सिंह धामी के रेसिडेंस पर यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट की तरफ से। अब यूसीसी जो है, यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पे बनी है, जो बेसिकली लीड की जा रही है किसके द्वारा, नेतृत्व किसके द्वारा की जा रही है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में यूसीसी मसौदा समिति ने सीएम धामी को मसौदा सौंपा है, यानी ड्राफ्ट यहाँ पे सौंप दिया है। अब यूसीसी बिल इज़ लाइकली टू बी टेबल्ड इन द उत्तराखंड असेंबली ऑन February 6, यानी कल के डेट में ये यूसीसी बिल जो है वो उत्तराखंड असेंबली में पेश किया जाएगा। जो लोअर हाउस है वहाँ पे इस बिल को रखा जाएगा। जो रूलिंग पार्टी है डेट इज़ कॉल्ड, अगर मैं बात करूँ पुष्कर सिंह धामी जो आज के डेट में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा, उनके कैबिनेट के द्वारा इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया है। और कल के डेट में विधानसभा में ये बिल को पेश किया जाना है, ये देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग से मैं इतना पूछता हूँ, आंसर्स कुछ ही लोगों के आते हैं, ऐसा क्यों? आंसर क्यों नहीं आ रहे सबके? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यूसीसी जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? मुझे उस राज्य का नाम बताना है। पॉलिटिक्स की क्लास जिन्होंने मेरे से पढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है उनको बहुत अच्छे से पता होगा यूसीसी सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में जहाँ पे इसको लागू किया गया था। अब ये भी बताइएगा आप जिस जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में क्या यूसीसी आज के डेट में है? आज यूसीसी बिल पास्ड है? दूसरा क्वेश्चन अपने राज्य के बारे में बताइएगा कि आपके राज्य में ये बिल पास है कि नहीं है। ठीक है, तो अपने राज्य में बताइएगा ये बिल है कि नहीं। तो उत्तराखंड यहाँ पे फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट यूसीसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कही जा रही है। यूसीसी को अपनाने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला भारतीय राज्य बन गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कल के डेट में यहाँ पे विधानसभा में ये बिल रखा जाने वाला है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूसीसी है क्या? यूसीसी बेसिकली एक तरह का ड्राफ्ट है, एक तरह का लॉ है, एक तरह का प्रपोजल है इंडिया में कि जो पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं। यानी जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें, जैसे हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 मैंने आपको कल के डेट में पढ़ाया भी है। आप देख सकते हैं, वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल का सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक एक आर्टिकल्स के वीडियोस मिलते जा रहे हैं। अब तक मैंने 15 आर्टिकल्स के वीडियो डाल दिए हैं। तो आर्टिकल 14 की मैं बात करूँ जो कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर में आता है, दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी नागरिक हैं जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में हैं, उन सभी पे जितने भी लॉज हैं वो सभी लॉज सभी के लिए समान हैं। ठीक है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। ये चीज़ें मैंने अनुच्छेद 14 में इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, चलिए जिक्र किया था तो बताइए इक्वलिटी बिफोर लॉ ये किस देश से लिया गया है?
और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये किस देश से लिया गया? ये पढ़ा, अगर आपने आर्टिकल का वीडियो देखा होगा तो ऑब्वियसली बात है आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 15 में भी मैंने बताया था मंडल कमीशन, जहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई प्रोविजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जहाँ पे कास्ट को लेकर के, सेक्स को लेकर के, फिर इनकम को लेकर के, किसी भी तरह का कोई भी जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए भारत के सिटीजन के ऊपर। सिटीजन ही क्या, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रह रहे हैं उन सभी के ये राइट्स प्रोवाइड करता है हमारा संविधान कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी लॉज होंगे सिटीजन के, वो सभी सिटीजन पे अप्लाई होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी सेक्स से हो, हर तरह से किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं किया जाएगा। आज के डेट पे देख सकते हैं बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो रिलीजियस स्कल्पचर पर ये चीज़ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी लॉज होंगे, पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन होंगे, वो सभी पे सिटीजन पे अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी जेंडर से क्यों ना, ठीक है। उसी को लेकर के बात की जा रही है। आई होप ये वाला पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये उत्तराखंड में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अभी यहाँ पे पेश किया जाएगा विधानसभा में, और कैबिनेट की तरफ से ये अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। चलिए मुझे एक और क्वेश्चन बताइएगा, कितना क्वेश्चन दे दिया मैंने, 4 क्वेश्चन। मुझे बताइए यहाँ के राज्यपाल कौन है? ऐसे तो मैं आगे मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे बताइए यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल उत्तराखंड के? यहाँ पे आप देख सकते हैं रितु बरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और ये है रितु बरी। रितु बरी कौन है? रितु बरी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड। देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट्स। अभी मैंने आपको परसों के दिन में शायद मैंने आपको एम्पावरमेंट को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक क्वेश्चन दिया था मेंस आंसर राइटिंग के लिए। बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जिसमें सबसे बेस्ट जो मुझे आंसर लगा वो आंसर मैं नाम बता देता, ऐसे मैं जनरली नाम नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं नाम बता देता हूँ। वो नाम है शुभांगी, ठीक है। तो शुभांगी के द्वारा बहुत अच्छा आंसर लिखा गया, बस उन्होंने आईसर रिपोर्ट वहाँ पे ऐड नहीं किया था। बाकी जितना भी आंसर मेरे पास आया उस आंसर में बेस्ट आंसर वो था। तो इसी तरह से आप लोग एफर्ट लगाते रहिए, लिखते रहिए, और डेफिनेटली अपना आंसर राइटिंग आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सभी लोग आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग रात वाले लेक्चर 8 बजे के बाद, वो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको ग्रुप में मैं वो क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आंसर आपको भेजना है मेरे पास। मैं हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर एनालाइज करता हूँ, और आप लोगों को जो कमी रहती है उस आंसर्स में मैं बताता भी हूँ, ताकि उस हिसाब से आप उसको ठीक कर लें, ठीक है। तो वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड की यहाँ पे वो भी पहली है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे रितु बहरी के द्वारा यहाँ पे शपथ ग्रहण लिया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। शपथ कौन दिलाता है? देखिए यहाँ से क्वालिटी का क्वेश्चन भी आता है। तो चीफ जस्टिस जो होंगे, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? स्टेट में जो शपथ दिलाया जाता है वो गवर्नर के द्वारा दिलाया जाता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। याद रहेगा सभी लोग को, ये क्वेश्चंस आया हुआ है तो ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे जो शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे दिलाया गया जा रहा है, ठीक है। राज्यपाल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। अभी क्वेश्चन पूछा था ना, आंसर मिल गया ना आप लोगों को। गुरमीत सिंह याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो भी रिटायर्ड है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे शपथ ग्रहण कराया गया रितु बहरी जी का। और न्यायमूर्ति बहरी की अगर हम बात करूँ, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब की थी और हरियाणा हाई कोर्ट की थी। तो इसके पहले ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में थी, ठीक है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन भी यहाँ पे इनको मिला था। मुख्य न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश भी इनको मिली थी, ठीक है। क्लियर? उत्तराखंड में अब यहाँ पे सी ऑफिशियली रिप्लेसेस फॉर्मर। अब किनको रिप्लेस किया इन्होंने? विपिन सांघी को, ये ध्यान रखिएगा। तो विपिन सांघी को उन्होंने यहाँ पे उनकी जगह ली है। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा दोनों न्यूज़ उत्तराखंड से, तो इसको समझते हुए चलेगा। और इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि पहली वुमेन, ध्यान रखिएगा पहली वुमेन की बात की जा रही है, उसी को लेकर के। ये उत्तराखंड का मैप आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री टच कर रहा है, यहाँ हरियाणा का थोड़ा सा पोर्शन टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे टच कर रहा है, नेपाल टच कर रहा है। तो देख सकते हैं 3 राज्य यहाँ पे नेपाल और चाइना को टच कर रहा है, ठीक है। पिथौरगढ़ हो गया, देहरादून यहाँ पे हो गया, फिर अल्मोड़ा हो गया। तो ये सारे आप जगह देख सकते हैं। उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का मैप है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली लोकेटेड है। हिंदू पिलग्रिमेज साइट के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हिमालयस वगैरह आप यहीं पे देख सकते हैं। ऋषिकेश बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, हरिद्वार में बेसिकली पड़ता है, वो भी बेसिकली यहीं पे है, ठीक है। हरिद्वार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऋषिकेश लोग यहाँ पे लाखों के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। मेजर सेंटर है योगा स्टडी का भी, और बीटल्स 1968 के लिए भी यहाँ पे फेमस है। ये सिटी गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। गंगा नदी को पूजने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट कहलाता है, नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में, और वो बेसिकली बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। देहरादून यहाँ पे विंटर कैपिटल आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल, 9 नवंबर 2000 को ये बेसिकली स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइएगा, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, 5 क्वेश्चन तो दे दिया ना। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को भारत में राज्य का कैटेगरी यानी स्टेट कैटेगरी में किस टाइम पे उसको बेसिकली डिक्लेयर किया गया, ठीक है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तराखंड पहले किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो उत्तर प्रदेश से अलग हट के इसको 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड से जो बिलोंग कर रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो आंसर उनका 9 नवंबर 2000 ही रहेगा। लेकिन आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वो जगह को राज्य की उपाधि कब दी गई है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट कैटेगरी में 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। पहले क्या था ना, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय स्टेट वाइज डिवाइडेड नहीं था इंडिया। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था आज़ादी के बाद, वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी इस कैटेगरी में डिवाइडेड हुआ था। बाद में जाकर के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1 नवंबर 1956, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद फिर हर राज्य को धीरे धीरे स्टेट की कैटेगरी में रखा गया। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसको किस टाइम पे स्टेट कैटेगरी रखा गया वो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ की बात कही जा रही है? गोवा की बात कही जा रही है। तो गोवा का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इन्होंने परमानेंट कैंपस को। रियल एग्जीक्यूटिव जो है आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये इनॉग्रेशन जो हुआ है वो वर्चुअली हुआ है। वर्चुअली मतलब ऑनलाइन हुआ है। NIT गोवा परमानेंट कैंपस का ट्यूसडे को होगा और ये 6 तारीख को होगा, सॉरी ये इनॉग्रेट होना है। NIT गोवा के स्थायी परिसर का वस्तुतः उद्घाटन यहाँ पे होगा और ये वर्चुअली होगा। ये परियोजना की कल्पना गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों मनोहर पर्रिकर ने राज्य में राष्ट्रीय महत्व को एक संस्थान स्थापित करने के लिए की थी। तो बेसिकली ये जो विज़न देखा गया था, ये जो कल्पना की गई थी, ये जो सपना था, ये पूर्व जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनके द्वारा देखी गई थी कि एक इंस्टीट्यूट जो है जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट हो, यानी राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान को स्थापित करना है अपने राज्य में। और उसी को लेकर के ये सपना देखा गया था मनोहर पर्रिकर का। तो NIT बहुत बड़ा आपका यूनिवर्सिटीज़ है, आप देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो इसी की स्थापना यहाँ पे, उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा वर्चुअली होगी कल के डेट में। NIT गोवा यहाँ पे स्टार्ट हो गया फंक्शन 2010 से। यहाँ पे कैंपस वगैरह भी आप देख सकते हैं, पारगमन परिसर में काम करना शुरू कर दिया। एंड परमानेंट कैंपस आपका ये जो है वो कनकौलिम में है, ठीक है। कनकौलिम दक्षिण गोवा में अपने स्थायी परिसर में स्थापित हो गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
तो नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ने के पहले एक बार गोवा का मैप देख लीजिए। गोवा देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ टच है और कर्नाटका के साथ ये बाउंड्री शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वास्को डी गामा इसी एरिया पे आया था, ठीक है। वास्को डी गामा जो आए थे, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। आई होप सबको ये पता होगा। देखिए, भारत की खोज एक्सल में होने वाली थी किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आपके पहले ही आए थे। वो एक्चुअली क्या था ना, जितने भी लोग यूरोप से आते हैं वो केप टाउन रुकते हैं। केप टाउन रुकने के बाद एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ही ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन केप टाउन में आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद उनको पूर्व की तरफ आना था, गलती से वो पश्चिम की तरफ चले गए और फिर दक्षिण अमेरिका का उन्होंने बेसिकली खोज किया। उसके बाद फिर वास्को डी गामा हमने जर्नी स्टार्ट की और 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंच गए और उसके बाद फिर यहाँ की जो प्रख्याता थी और ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। पंजिम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंजिम हो गया, नॉर्थ गोवा हो गया, साउथ गोवा हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये पश्चिमी भारत का ये हिस्सा है, ठीक है। ये अरब सागर के साथ टच करता है। यहाँ पे पुर्तगीज, ये बेसिकली जो था पुर्तगीज के कंट्रोल में था और ये भारत को कब मिला है? 1961, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ, गोवा जो था वो पहले यूटी कहलाता था। अगर आपको पता होगा, आप में से जो लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इतिहास, उनको पता होगा 1961 में भारत को ये यहाँ पे सौंप दिया गया था पोर्तुगीज के द्वारा, ठीक है। और फिर गोवा जो था वो यूटी के कैटेगरी में था। गोवा जाना जाता है किस चीज़ के लिए? गोवा जाना जाता है बीचेस के लिए, ठीक है। बहुत सारे बाग हैं, पलोलेम है, देख सकते हैं, लेड बैक फेसिंग विलेजेस है, अगोंडा है। तो यहाँ का कैपिटल है पणजी। यहीं पे आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है पास किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहीं पे है। स्टेट बर्ड की मैं बात करूँ तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। दो डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर की मैं बात करूँ तो जैस्मिन है, फ्रूट कैस्यू है, बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। BHU की बात कही जा रही है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा ह्यूमन DNA बैंक यहाँ पे लॉन्च किया गया। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसमें ह्यूमन DNA बैंक देखने को मिलेगा, एक वाइल्ड लाइफ DNA बैंक, दो बैंक जनरली इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी के द्वारा DNA एक्सट्रैक्टर मशीन्स यहाँ पे इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो यहाँ पे इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया? DNA बैंक, मानव का DNA बैंक यहाँ पे स्थापित किया गया और वन्य जीव DNA बैंक पूरा होने वाला है। देखिए, दो बैंक यहाँ पे इनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। DNA बैंक का काम क्या है? देखिए, ये क्या करता है? DNA क्या होता है? डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, साइंस में आपने पढ़ा होगा। डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किस कैटेगरी में होता है? ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये DNA होता है। डाइप्लॉइड होता है, दोनों साइड आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली। तो DNA क्या करता है? यहाँ पे कलेक्ट करता है जीन के डेटा को, इसके लिए मेडिसिन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत चिकित्सा, वन्यजीव संरक्षण और महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए ये बेसिकली डेटा को क्या करता है? एकत्र करता है और फिर उसको क्या करता है? उसको फिर एनालाइज करता है, ठीक है, विश्लेषण करता है। और BHU का ये काम क्या है? BHU इसमें क्या करता है कि BHU का रोल जो है वो इंडिया का जो कमिटमेंट है इनोवेशन को लेकर के, हर जगह बात कही जा रही है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, हर जगह भारत को प्रेजेंट किया जा रहा है नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के कि भारत जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है। अभी मैं बात करूँ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली वो पॉलिसी भी यही चीज़ों पे फोकस की जा रही है ताकि प्रैक्टिकली चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बचपन से ही उनके आइडियाज़ जो है वो डेवलप हो और स्टार्टअप की तरफ, नए नए आइडियाज़ की तरफ जो हमारे यूथ है वो बढ़ते हुए चले। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है आप देख सकते हैं, कार्यक्रम के तहत नवाचार और स्वदेशी विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, उसी को लेकर के BHU इनिशिएटिव यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनको पहचानिए, क्या नाम है? संजय जाजू। ये अपॉइंट हुए हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी के पद पे। ये बेसिकली अच्छा ये वाला तो ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी के लिए ये बेसिकली अपॉइंट हुए हैं। चंद्रा के स्थान पर वरिष्ठ नौकरशाह संजय जाजू को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके जगह पर? चंद्रा की जगह पर। जाजू कौन है? बेसिकली 1992 के IAS ऑफिसर हैं। ये बेसिकली तेलंगाना कैडर में ये बेसिकली वर्किंग थे। वर्तमान में अपने कैडर तेलंगाना में कार्यरत है। तो अभी बेसिकली तेलंगाना में कार्यरत है। 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। नीरजा जो है एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इनको बेसिकली स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किया गया सेम डिपार्टमेंट के लिए। तो रोडक विभाग में वर्तमान में अतिरिक्त सचिव एवं नीरजा को उसी विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये तो एकदम हाईलाइटेड न्यूज़ है, इनके बारे में तो आप लोगों ने सब ने न्यूज़ सुना ही होगा। ये कौन है? ये बेसिकली CEO है। CEO कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका नाम बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग को नाम याद है। चलिए ये भी क्वेश्चन बना, चलिए मैं हिंट देता हूँ। इनका नाम है शर्मा। शर्मा इनका बेसिकली टाइटल है, आप देख सकते हैं सरनेम है। तो अब आगे का नाम आपको बताना है ये कौन है। तभी RBI की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आया, किसको लेकर के? पेटीएम को लेकर के। पेटीएम को लेकर के यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, डेट इज़ कॉल्ड स्टॉप। और यहाँ से पर्स से जो पैसे जा रहे हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्रॉस भी बना है कि आने वाले टाइम पे जो पेज ट्रेडर्स बॉडी है, जो पेटीएम जो ट्रेडर बॉडी ने RBI की चेतावनी के कारण उपयोगकर्ताओं से ऐप बदलने का आग्रह किया है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के द्वारा व्यापारियों को व्यापारिक लेन देन के लिए पेटीएम का उपयोग करने से बचने की सलाह दी है। यानी जो लोग पेटीएम यूज़ कर रहे हैं वो पेटीएम को डिलीट कर दें। यहाँ पे CAIT डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे बोला गया अवॉइड यूजिंग पेटीएम। ठीक है, अब जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते थे उसमें पेटीएम का यूज़ होता था। अब यहाँ पे व्यापारिक लेन देन के लिए साफ इसको मना कर दिया। RBI की तरफ से साफ कंसर्न दिखाया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग और KYC उल्लंघन के संबंध में चिंताओं को चिन्हित किया। अब देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, KYC वॉलेशन एंड पेटीएम पेमेंट। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कही जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में आप इन्वॉल्व देखा गया है, उसी से रिलेटेड ये कंसर्न है। KYC का रूल को वायलेट किया है इसने। तो इसी को लेकर के RBI के द्वारा स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन बोले गए हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए, बंद करने के लिए ट्रेडर से रिक्वेस्ट भी किया गया कि इमीडिएट एक्शन ले ताकि कोई भी पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन RBI के रिस्ट्रिक्शंस का पेटीएम पर ना हो। व्यापारियों ने पेटीएम पर RBI के प्रतिबंधों से किसी भी संभावित व्यवधान को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। आप देख सकते हैं क्योंकि पेटीएम के ऊपर इतना बड़ा अगर चार्ज लग रहा है तो ऑब्वियस बात है पेटीएम हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि अप्रोच करे वापस से डिस्कस करे और ये जो RBI का रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करे। ठीक है, तो CEO मुझे बताइएगा कौन है। यहाँ देख सकते हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ये बेसिकली झारखंड के न्यू परमानेंट जज। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट के प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी जज न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर मैं कानून और न्याय मंत्री ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्ति? अब ये देखिए, अब यहाँ पे बात की जा रही है जज को लेकर के। तो जज के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया? अब देखिए याद रखिएगा, पॉलिटिकल आज पॉलिटी से रिलेटेड ही सारे मैक्सिमम न्यूज़ है। तो अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि नियुक्ति की मैं बात करूँ तो कोई भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1), देखिए ध्यान रखिएगा 217(1) के तहत जो जज हैं श्रीवास्तव उनको अपनी नई जिम्मेदारी संभालने की तारीख से सब प्रभावी है।
ठीक है, तो अब बेसिकली रेडी हैं अपना कार्यभार संभालने के लिए। और फिर कौन सा अनुच्छेद में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया? 217A। श्रीवास्तव को पदोन्नति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। देखिए, जितने भी रिकमेंडेशन आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के तरफ से ही आते हैं, और उसके बाद फिर सब लोग वहाँ पे जाकर के अपना पोस्ट ग्रहण करते हैं। जैसे रितु बारी के बारे में हम लोगों ने देखा, अभी प्रदीप कुमार के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी काम होते हैं वो सारे काम यहाँ पे अप्रूव किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई होप याद हो गया होगा आपको। प्रदीप कुमार अपॉइंटेड एज झारखंड हाई कोर्ट जज, परमानेंट जज, है ना, स्थायी जज की बात यहाँ पे कही जा रही है। और इसमें अनुच्छेद जो है वो 217 का उपयोग किया गया भारत के संविधान का, याद रखिएगा 217, अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट जज। ठीक है, झारखंड की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं झारखंड जो है वो बेसिकली बिहार के साथ बॉर्डर टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। तो 5 राज्यों के साथ ये बॉर्डर अपना टच कर रहा है। इसकी कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल जो है वो रांची है। ठीक है, चंद्रपुर देख सकते हैं, सिमडेगा देख सकते हैं, सिंहभूम देख सकते हैं, लातेहार देख सकते हैं, गढ़वाल देख सकते हैं, चतरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब देख सकते हैं। पूर्वी भारत में ये बेसिकली झारखंड जो स्थित है, ये वाटरफॉल के लिए फेमस है। जैन टेम्पल जो है पारसनाथ हिल में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। कहाँ डिस्कस किया था, याद है? कहाँ डिस्कस किया था हमने अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है झारखंड से रिलेटेड न्यूज़। अभी वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको यहाँ पे जेल हो गया है और नए सीएम के तौर पे वहाँ पे किनको नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए मुझे। क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आप लोग सब भूलते जाते हैं। 8वां नंबर मुझे बताइए, नए सीएम झारखंड के। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, रांची यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल है झारखंड। वार मेमोरियल टैगोर हिल हो गया। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट बर्ड जो है वो कोयल है। 24 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। ठीक है, पालस यहाँ प्लस यहाँ पे देख सकते, फ्लावर झारखंड हाई कोर्ट और ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आंसर कीजिए। देखिए, बहुत से लोग आंसर करते हैं, जैसे शुभ सिंह हो गया, सिमरन हो गया, जीतू हो गई, ड्रीम गर्ल हो गई। तो ये सारे लोग जो है वो बेसिकली डेली बेसिस पे आंसर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग आंसर करें ये सारे क्वेश्चंस का, और इसी तरह से आपका मेमोरी जो है वो आपका रिवाइज होता रहेगा, आपका इसी तरह में रिवीजन होता रहेगा और आपको याद रहेंगे ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, इनको तो सभी लोग पहचानते होंगे, है ना? इनका नाम विजय है, तमिल के ये एक्टर है, तमिलगा वेत्री कजगम। यहाँ पे तमिल एक्टर विजय लॉन्चेस, इनके द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे लॉन्च की गई है। ठीक है, तमिलगा वेत्री कजगम। यहाँ पे अभिनेता विजय ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम का अनावरण किया। इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने 2 फ़रवरी को की कि वो पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं। ठीक है, और लोकसभा चुनाव के पहले राजनीति में प्रवेश की घोषणा भी इनके द्वारा कर दी गई है। अभिनेता ने अपनी पार्टी का नाम तमिलगा वेट्री कजगम यहाँ पे रखा है। थलपति विजय को उनके अपने थेरी मास्टर देखा होगा आपने, बिगल बीस्ट तो देखा ही होगा, अभी आई ये मूवी। तो उसी मूवी के लिए बेसिकली इनको पुली हो गया, थुटकी हो गया, मर्सल हो गया, कत्ती हो गया, ये सब मूवी के लिए बेसिकली इनको जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं बेसिकली, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे तमिलगा वेट्री कजगम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। और इन्होंने ये बेसिकली 2 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ये नया पॉलिटिकल पार्टी है और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने का है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। याद रखिएगा, तमिल एक्टर विजय के लेकर के न्यूज़ है, आंसर कीजिएगा। ये तो तमिलनाडु के द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स अब देख सकते हैं इंडिया में, कवर कर ही लिए थे हम लोग इस न्यूज़ को। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे अभी देख सकते हैं 16 रामसर साइट यहाँ पे हैं जिन्होंने बना दिया है, और यहाँ पे 2 नई
अभियानियाँ भी जोड़ी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक नया अचीवमेंट यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 रामसर साइट इन्होंने लॉन्च की, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट एंड क्लाईवेटी बर्ड सेंचुरी। यहाँ टोटल अब कितने हो गए रामसर साइट? टोटल 16 हो गए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको इंडिया में यहीं देखने को मिलेगा, और लॉन्गवुड 16 जो है नीलगिरी में स्थित है, और क्लाईवेती बर्ड सेंचुरी जो है अरियापुर में अभयारण्य जो है वो यहाँ पे है। रामसर साइट जो है वो आर्द्रभूमि होती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि क्या है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। रामसर स्थल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के वही बेसिकली रामसर साइट होता है। जितने वेटलैंड्स होते हैं ना, वेटलैंड्स को यहाँ पे रखा, जो वेटलैंड्स होते हैं जो बेसिकली इंडेंजर्ड कंडीशंस में होते हैं, उनको फिर रामसर कैटेगरी में डाला जाता है ताकि हम उनको और अच्छे से प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, उनका ध्यान रख सकें, उसी को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु यहाँ पे आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, कर्नाटका को टच कर रहा है, केरला को टच कर रहा है, 3 राज्यों को टच करता है। इसकी कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई है। ठीक है, दक्षिण में ये बेसिकली राज्य आप देख सकते हैं। द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल देख सकते हैं, गोपुरम देख सकते हैं, टावर यहाँ पे कलरफुल बैंगल्स वगैरह मिलते हैं। कन्याकुमारी में यहाँ पे साउदर्न मोस्ट टिप देखने को मिलेगा सनराइज़ का देखने को लेकर के। यहाँ पे बीच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे सन फोर्ट जॉर्ज का किला भी है। कैपिटल यहाँ पे चेन्नई, राज्यपाल आर.एन. रवि, M.K. स्टैलिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लैंग्वेज यहाँ पे तमिल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फ्लावर की मैं बात करूँ तो लिली है, और ये फॉर्मेशन देखिए मैंने बताया था 1 नवंबर 1956 इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था, उसके आधार पर सब राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, NGT। ये भी किसका न्यूज़ है? ये भी पॉलिटी का न्यूज़ है। चलिए मुझे बताइए आर्टिकल, किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये न्यूज़? ठीक है, ये इसका जो पावर होता है, NGT का पावर जो होता है वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास अगर कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी मुद्दे आते हैं तो वो बेसिकली NGT को ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ये बेसिकली हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट ही इनके पास पावर है, बराबर ही पावर है। और ये जो है पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सीरियस है। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उनको पूरी तरह से ये क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो NGT यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.92 करोड़ यहाँ पे मुआवजा रखा गया इन्वायरमेंट के कंपनसेशन को लेकर के। तमिलनाडु देख सकते हैं यहाँ पे फाइन इम्पोज किया है, किसको इम्पोज किया? कोरोमंडल फर्टिलाइज़र को। ठीक है, तो सरकार ने एन्नौर में, कहाँ पे बात की जा रही है? एन्नौर में बेसिकली अमोनिया गैस रिसाव के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइज़र का जुर्माना यहाँ पे लगाया है। देख सकते हैं अमोनिया गैस लीक करने के लिए कितना स्ट्रिक्ट यहाँ पे आज के डेट में भारत सरकार हो रखी है, क्योंकि हमें एनी हो नेट जीरो करना है कार्बन इमिशन, और ये नेट जीरो जो करना है वो बेसिकली 2030 तक करना है। ठीक है, जो भी एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ठीक है, सरकार ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति आदेश शर्तों का अनुपालन न करने के लिए इकाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जो टेक्निकल कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, रिकमेंड किया गया, ठीक है, रिप्लेस किया गया एग्जिस्टिंग ऑफशोर को, यानी उन्नत निगरानी को सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित एक नई पाइपलाइन से बदलने सिफारिश की। तो टेक्निकल कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, रिप्लेस किया जा रहा है, तो कि ऑफशोर जो पाइपलाइन है पहले से उसको यहाँ पर रिप्लेस करके जो एडवांस मॉनिटरिंग और सेफ्टी सिस्टम वाला पाइप है वो लगाने के लिए। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, NGT के बारे में बात करें, देखिए ये एक स्टैच्यूरी बॉडी, मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछना था कि ये क्या है। ये स्टैच्यूरी बॉडी वो होता है जो बेसिकली जो संसद से पास होकर के बनता है, उसका बेसिकली गठन होता है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, फिर पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा पास होने के बाद ही फिर वो बेसिकली लागू होता है, तब तक वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट, क्योंकि ये किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से और अदर नेचुरल रिसोर्सेज से, जो इसको हानि पहुँचाएगा वो बेसिकली उसको इनसे सामना करना पड़ेगा। इसकी सेटअप जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। देख सकते हैं जब ये बिल पास हो जाता है, जब बिल पे राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाता है, तो यही बिल आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की बात कही जा रही है। ठीक है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। एजेंसी जो है वो प्रकाश श्रीवास्तव, अफरोज अहमद है, हेडक्वार्टर इंडिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है। तो एनजीटी को लेकर के यही सारे आप देख सकते हैं, यही सारी क्वेरीज थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था एनजीटी को लेकर के, आई होप उनको भी क्लियर हो गया होगा। तो ये बातें हैं जो एनजीटी को लेकर के हैं, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और ये 18 अक्टूबर 2010 तक इसको स्थापित किया गया। ठीक है, ये है यहाँ पे अपूर्व चंद्रा, हेल्थ सेक्रेटरी के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त यहाँ पे किया गया। चंद्रा जो है बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो है जो कैबिनेट की रखी है उसका अप्रूव किसके द्वारा किया गया, चंद्रा अपॉइंटमेंट के द्वारा सेक्रेटरी के लिए। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर की बात कही जा रही है। तो इनको जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चंद्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया गया। तो ये बेसिकली अपूर्व चंद्रा याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, क्वेश्चन तो लगभग बहुत दे दिए मैंने, 9 क्वेश्चन दे दिए। तो लगभग कितने क्वेश्चन दिए हैं, 8 तो यही हो गया। चलिए 8 क्वेश्चन दिया मैंने। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, ध्यान से समझ सकते। देखिए नीलगिरीज उदागमंडलम, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, याद आ रहा है। यहाँ पे इधर से आप देख सकते हैं, इधर से पश्चिमी घाट आ रही है और इधर से पूर्वी घाट आ रही है। ये कहाँ पे मिल रही है, उदागमंडलम में। ये ध्यान रख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएससी के पेपर में, खास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात करूँ तो ये 2013-14 में ये बेसिकली पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो न्यूज़ है तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे 5.92 करोड़ का मुआवजा लगाया गया है ना, कोरोमंडल फर्टिलाइजर के ऊपर। ठीक है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर के द्वारा ये बेसिकली चार्ज किया गया। पूर्व चंद्रा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा और जेएनयू का यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है दोनों के बीच में। उड़ीसा एंड जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। दोनों बिजू पटनायक विशेष केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किए हैं। तो कोलैबोरेट यहाँ पे किया गया बिजू पटनायक और स्पेशल सेंटर के बीच में स्थापित करने को लेकर के, सहयोग करने को लेकर के। उड़ीसा सरकार और जेएनयू जो कि कहाँ पे, दिल्ली के ने जेएनयू में उड़िया अध्ययन के लिए बिजू पटनायक विशेष केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो बेसिकली वहाँ पे एक उड़िया स्टडीज़ भी, वहाँ पे उड़िया स्टडीज़ का एक स्पेशल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और उसको लेकर के आगे काम होगा। यह केंद्र जो है उड़ीसा भाषा और साहित्य, कलिंग साम्राज्य के ऐतिहासिक समुद्री संबंधों और समकालीन उड़िया संस्कृति में शिक्षण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सेंटर जो है, जो यहाँ पे सेंटर ओपन हो रहा है, जो सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है स्पेशल सेंटर, ये सेंटर का फोकस किस पर रहेगा, पढ़ाने के ऊपर रहेगा, रिसर्च के ऊपर रहेगा। किसको लेकर के, उड़िया लैंग्वेज को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, हिस्टोरिकल मैरीटाइम लिंकेज को लेकर के। ठीक है, कलिंगा एम्पायर को लेकर के। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा कलिंगा एम्पायर। ठीक है, कलिंगा एम्पायर 9 नंबर, ये कितने टाइम से कितने टाइम तक इन्होंने शासन किया, ये इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था। ठीक है, कलिंग साम्राज्य का। और उसी तरह से उसके समकालीन जो उड़िया कल्चर है उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है।
उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 1 मिनट कॉर्पस फंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 1 मिनट कॉर्पस फंड ऑफ ₹10 करोड़ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पे केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए के एक मुक्त कोष का इनके द्वारा योगदान किया गया। ठीक है, उसी को लेकर के न्यूज़ है, याद रखिएगा। JNU और उड़ीसा के द्वारा ये बेसिकली MOU साइन हुआ है, दोनों के बीच में बेसिकली एक कनेक्शंस हुए हैं ताकि एक स्पेशल सेंटर को वहाँ पे JNU में बेसिकली इस्टेब्लिश किया जा सके और उसमें टीचर्स हो सकते हैं उड़िया लैंग्वेज के स्पेसिफिक और टीचर हो सकते हैं जो बेसिकली प्रमोशंस करेंगे, एक फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोदी जी हैं यहाँ पे, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, असम का यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ है। तो यहाँ पे असम में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। ये बेसिकली 11,000 करोड़ प्रोजेक्ट का यहाँ पे नींव रखी गई है। वो कहाँ पे बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है गुवाहाटी। ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्य फोकस क्षेत्रों में खेल और चिकित्सा, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना शामिल है। तो जो की फोकस यहाँ पे रखा जाएगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है ताकि हम स्ट्रॉन्ग करें स्पोर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी को भी भारत में। तो मेडिकल एजुकेशन की मैं बात करूँ, राज्य की बात कही जा रही है। ठीक है, असम के राज्य की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो नई परियोजना के साथ चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। विकास परियोजना से उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण पूर्वी एशिया के पड़ोसी देश कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत सारे कनेक्शन जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के होंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ के होंगे, जो साउथ ईस्ट एशिया में, उनका जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर सर, मैं 9 क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो ये था आज का पूरा करेंट अफेयर का लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए, जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है, जहाँ जहाँ वो गलत कर रहे हैं वहाँ पे रिप्लाई में उनका आंसर भी जा रहा है। और मैं चाहता हूँ आप जब आंसर करें तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करें, आपसे जो लोग भी आंसर करेंगे, ताकि उनको हर एक चीज़ सही तरीके से नॉलेज हो सके। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, करेंट अफेयर का पोर्शन। आज के डेट में इस लेवल पर करेंट अफेयर कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल्स को लेकर के आप देख सकते हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए ताकि बाकी लोग भी वीडियो आकर के देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।